Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fourth lecture of thermodynamics. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एंड वील स्टडी अबाउट हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो बच्चों इस लेक्चर में आप देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ना स्टेट करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि हीट ऑफ इटसेल्फ नेवर फ्लोज फ्रॉम अ कोल्ड ऑब्जेक्ट टू अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये एक स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन जो है ना, कभी भी नहीं हो सकती है कि हीट जो है ऑटोमेटिकली फ्लो करना चालू हो जाए कहां से कहां तक, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ। हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि बच्चों अगर विंटर के बारे में बात करें तो हीट कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम इनसाइड अ वार्म हीटेड होम टू द कोल्ड एयर आउटसाइड। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खिड़की दरवाजों को बंद करके रखते हैं, है ना, ताकि हमारे घर की जो गर्माहट है वो बाहर ना चली जाए। यही बात, जिससे हमारा रूम ठंडा हो सकता है वापस से। उसी तरीके से समर में क्या होता है आइए देखते हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट एयर आउटसाइड इनटू द कूलर इंटीरियर। है ना, हम लोग अपने रूम को ठंडा करके रखना चाहते हैं, और अगेन हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जो कमरे की जो ठंडक है ना, उसको हैम्पर करे बाहर की गर्म एयर। है ना, तो हम लोग फिर से यही चाहते हैं कि जब हम लोग एयर कंडीशन वगैरह करते हैं रूम को, है ना, तो उस केस में हम लोग खिड़कियों को बिल्कुल पैक कर देते हैं, ताकि बाहर की जो गर्म हवा है वो हमारे अंदर, है ना, रूम के अंदर एंटर ना कर सके। लेकिन बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल दो स्पॉन्टेनियस हीट फ्लो कहां से कहां होता है, हॉट से कोल्ड, लेकिन हीट स्टिल कैन बी मेड टू फ्लो दी अदर वे। लेकिन ये करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, यू नीड टू डू वर्क ऑन द सिस्टम, या फिर यू नीड टू ऐड एनर्जी फ्रॉम अनदर सोर्स, जैसा कि हीट पंप और एयर कंडीशनर्स में होता है, बोथ ऑफ विच कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कूलर टू वार्मर प्लेसेस, ताकि जो रूम है वो और ज्यादा ठंडा होता जाए। क्लियर है ये बात? तो the huge amount of internal energy in the ocean cannot be used to light a single flashlight bulb without external effort. Energy will not of itself travel from the lower temperature ocean to the higher temperature bulb filament. Without external effort, the direction of heat flow is from hot to cold. लेकिन अगेन याद रहे कि कोल्ड से हॉट हो सकता है, लेकिन कब, जब आप क्या करें, जब आप या तो वर्क करें ऑन द सिस्टम या फिर एनर्जी ऐड करें फ्रॉम अनदर सोर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं हीट इंजन्स की, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग दो चीजों पर अपना मेजर फोकस रखेंगे, एक होगा हीट इंजन और एक होगा रेफ्रिजरेटर्स। तो सबसे पहले बच्चों हीट इंजन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, इट इज वेरी इजी टू चेंज वर्क कंप्लीटली इनटू हीट। ये ध्यान रखिएगा, वर्क को पूरी तरीके से हीट में चेंज किया जा सकता है। आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं, सिंपली रब योर हैंड्स टुगेदर ब्रिस्कली, द हीट दैट इज क्रिएटेड देन एड्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ योर हैंड्स, मेकिंग देम वार्मर। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, पुश अ क्रेट एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग द फ्लोर, ऑल द वर्क यू डू इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट, क्योंकि आप स्पीड को तो चेंज कर नहीं रहे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आपका एफर्ट है, जो वर्क है, वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, विच वार्म्स द क्रेट एंड द फ्लोर। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रहे कि इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, चेंजिंग हीट कंप्लीटली इनटू वर्क कैन नेवर occur. The best that can be done is the conversion of some heat to mechanical work. The first heat engine to do this was the steam engine, invented 3 centuries ago. तो बच्चों आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा होगा कि ये हीट इंजन होता क्या है ना। तो बच्चों हीट इंजन इज एनी डिवाइस दैट चेंजेस इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। The basic idea behind a heat engine, whether a steam engine, internal combustion engine, or jet engine, is that mechanical work can be obtained only when heat flows from a high temperature to a low temperature. In every heat engine, only some of the heat can be transformed into work. तो बच्चों आई होप कि आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था गदर। उसमें आपको वो ट्रेन का सीन याद होगा जिसमें जब सनी देओल जो है वो भाग रहा था, है ना, ट्रेन में जो है
वो जल्दी जल्दी कोयला डाल रहा था और फिर भाग रहा था, है ना। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे वही स्टीम इंजन होता था पहले के जमाने में, वही वो होता था स्टीम इंजन। तो उसमें आप देख पा रहे हो कि कितने गर्म, है ना, कितने हाई टेम्परेचर पर जो है वो कोयले को डाल रहा था और वो कोयला बर्न हो रहा था। और फिर उसका आउटपुट क्या आ रहा था, ट्रेन आगे भाग रही थी, मतलब कुछ वर्क हो रहा था, प्लस धुआं निकल रहा था, है ना। ट्रेन के ऊपर से आप देख रहे होंगे कि धुआं निकल रहा था, जो कि कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे था। तो वही चीज हम लोग देख पा रहे थे कि पूरा का पूरा जो एफर्ट था वो ट्रेन के आगे जाने में नहीं दिख रहा था, कुछ पार्ट जो है वो धुएं में भी निकल रहा था, है ना। तो देखिए वही चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कभी भी, है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी की पूरी जो हीट है ना, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। कुछ पोर्शन जो है उसका वेस्ट होना ही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब मैंने आपको स्टीम इंजन की बात कराई थी तो मैंने कहा था कि दो अलग अलग टेम्परेचर की बात हुई। एक वो टेम्परेचर जिसमें कोयले को बार बार फेंका जा रहा था, है ना, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर था ताकि कोयला बर्न हो पाए। और एक वो टेम्परेचर जिसमें धुआं निकल रहा था जो बहुत ज्यादा नहीं था। तो इसीलिए बच्चों, इन कंसिडरिंग हीट engines वी टॉक आउट reservoirs. Heat flows out of a high temperature reservoir and into a low temperature one. Every heat engine क्या क्या करता है, gains heat from a reservoir of higher temperature, increasing the engine's internal energy, है ना, वो कोयले वाला एग्जाम्पल। सेकंड, कन्वर्ट सम ऑफ दिस एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, मतलब ट्रेन आगे जा रहा था। और तीसरा क्या है, एक्सपेल्स द रिमेनिंग एनर्जी एज हीट टू सम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर यूजुअली कॉल्ड अ सिंक, जैसे वो जो धुआं निकल रहा था। In a gasoline engine, for example, products of burning fuel in the combustion chamber provide the high temperature reservoir. Hot gases do mechanical work on the piston and heat is expelled to the environment via the cooling system and exhaust. ये रही बात। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड लॉ हमें क्या बताता है। द सेकंड लॉ टेल्स अस दैट नो हीट engine can convert all the heat supplied into mechanical energy. Only some of the heat can be transformed into work, with the remainder expelled in the process. Applied to heat engines, the second law may be stated. मैंने कहा था आपको कि सेकंड लॉ को अलग अलग तरीके से स्टेट किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अगला तरीका क्या हो जाएगा। When work is done by a heat engine operating between two temperatures, T hot and T cold, only some of the input heat at T hot can be converted to work and the rest is expelled at T cold. ये रही बात। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं जो कि हमारे को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से जो है ये हीट इंजन काम करता है। जैसे कि TH मतलब हाई टेम्परेचर पर क्या हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब इस हीट एब्जॉर्ब का क्या क्या कर रहा है हीट इंजन, कुछ पोर्शन वर्क में जा रहा है ना, वर्क इज डन बाय द इंजन, और कुछ हीट जो है वो लॉस्ट हो जा रहा है। तो QL यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हीट लॉस्ट है एट लो टेम्परेचर TL। तो वही यहाँ लिखा है, when heat in a heat engine flows from the high temperature reservoir to the low temperature sink, part of the heat can be turned into work, है ना। सिर्फ एक पोर्शन जो है वो क्या हो सकता है, it can be turned into work. लेकिन if work is put into a heat engine, the flow of heat may be from the low temperature sink to the high temperature reservoir, जो कि हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर होता है, ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि ये जो QH है ये सिस्टम को मिल रही है, तो QH हम लोग रखते हैं पॉजिटिव। W जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन QL क्या है, ये एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, तो ये हो जाती है नेगेटिव। इसीलिए हम लोग मॉड्यूलस लगा देते हैं ताकि नेगेटिव साइन का टेक केयर हो सके। तो हम लोग ऑब्वियस यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम को क्या मिली थी, QH मिली थी, तो मैं QH के बाहर मॉड लगा देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दो दो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है। एक तो कुछ पोर्शन वर्क डन में जा रहा है और कुछ पोर्शन क्या हो रहा है जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये चूंकि नेगेटिव है तो इसके लिए भी मैं मॉड लगा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या फर्दर लिख सकते हैं, W किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QL के बराबर। क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये वाला, है ना, बॉक्स के अंदर जो लिखा है ये अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है एफिशिएंसी। तो देखिए बच्चों, होता क्या है
हमारा जो हीट इंजन है उसका पर्पस ये होता है टू ट्रांसफॉर्म एज मच ऑफ द एक्सट्रैक्टेड एनर्जी क्यूएच इनटू वर्क एज पॉसिबल। तो बेसिकली उसका पर्पस यही होता है। तो जब हम लोग किसी इंजन की सक्सेस को मेजर करना चाहते हैं तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, बाय इट्स थर्मल एफिशिएंसी। ये एप्सिलॉन हो गया, defined as the work the engine does per cycle, that is energy we get divided by the energy it absorbs as heat per cycle। मतलब कि किसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं। तो अगर उस स्टीम इंजन का एग्जांपल देखें तो हम लोग कोयले के लिए एक तरीके से पे कर रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है, वो जो ट्रेन आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो एप्सिलॉन दैट इज थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एनर्जी वी गेट अपॉन एनर्जी वी पे फॉर। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ मॉड लगा दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पर मॉड ऑफ W अपॉन मॉड ऑफ QH, तो ये एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन आ जाएगा, है ना। तो W के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QL अपॉन QH। तो इसको इस तरीके से भी 1 माइनस मॉड ऑफ QL अपॉन QH भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ये बात। और एक और चीज का ध्यान रहे, ये जो W QH QL हम लोग लिखते हैं ये पर साइकिल के हिसाब से लिखते हैं क्योंकि ये लगातार रिपीट होता जाता है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, पर साइकिल। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ गैसोलीन इंजन इन अ लार्ज ट्रक टेक्स इन 10,000 जूल ऑफ हीट एंड डिलीवर्स 2,000 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क पर साइकिल। The heat is obtained by burning gasoline with heat of combustion LC equal to 5 into 10 to the power 4 joule per gram. First part is, what is the thermal efficiency of this engine? Second part is, how much heat is discarded in each cycle? Third part is, how much gasoline is burned in each cycle? Fourth part is, if the engine goes through 25 cycles per second, what is its power output in watts, in horsepower? And the fifth part is, how much gasoline is burned per second per hour? तो बच्चों, इस सवाल को देख करके हमारे को ये समझ में आ रहा है, जो QH है ना, वो कितना हो जाएगा, 10,000 जूल हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि गैसोलीन इंजन जो है ना, ये जो इंजन है ये 10,000 जूल ऑफ हीट जो है वो लेती है। ठीक है, और बदले में कितना वर्क करती है पर साइकिल, 2,000 जूल। तो यहाँ पर W की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2,000 जूल लिख देंगे। तो अब हमें पता है बच्चों कि मॉड ऑफ QH है ना, जो मॉड ऑफ QH है वो किसके बराबर हो जाएगा, W प्लस मॉड ऑफ QL के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ QL है ना, ये कितना आ जा रहा है, 10,000 माइनस 2,000 दैट इज 8,000 जूल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, QL बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 8,000 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या निकाला है, इस पार्ट में हम लोगों ने निकाला अभी बी पार्ट है ना, दैट इज हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड इन ईच साइकिल। तो 8,000 जूल है ना, ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिस्कार्ड हो रही है ना, ईच साइकिल, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। अब पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि जो ए पार्ट था, ये तो बी पार्ट था, ए पार्ट में हम लोग बोल देंगे कि जो थर्मल एफिशिएंसी है वो हो जाएगी कि जो आउटपुट है ना, मतलब कि जो हमारे को मिला दैट इज W डिवाइडेड बाय व्हाट वी पे फॉर दैट इज QH, है ना। तो हमें कितना मिला, तो 2,000 जूल का वर्क डन मिला, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10,000 जूल से, जो कि इसने कंज्यूम करा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/5, है ना। तो ये आ गया 1/5। और अगर परसेंटेज में बात करें तो हमें क्या करना होगा, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100 दैट इज 20%। तो ये जो इंजन है ये सिर्फ 20% एफिशिएंट है। ऑलराइट, अब सी पार्ट में देखिए हमसे क्या बोला गया है, हाउ मच गैसोलीन इज बर्न्ड इन ईच साइकिल। तो हम लोग बच्चों ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को हीट ऑफ कंबशन दे रखा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिल रही है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम से कितना मिल रहा है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, है ना, इतनी एनर्जी मिल रही है। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, इतनी एनर्जी मिल रही है अगर 1 ग्राम से। ठीक है, तो जैसा कि हमारे को सवाल में दिया था 10,000 जूल जो है ना, वो बर्न हो रहा है गैसोलीन का पर साइकिल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अगर 10,000 जूल चाहिए तो कितना बर्न करना होगा,
तो 1/5 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय 10,000 है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 10⁴ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/5 kg। तो ये देखिए बच्चों ये कितना आ गया, ये आ गया 1/5 ग्राम। इसका मतलब 1/5 ग्राम दैट इज 0.2 ग्राम गैसोलीन है ना, ये बर्न हो रहा है पर साइकिल। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों जो डी पार्ट है ना, इसमें हमसे क्या बोला गया है कि if the engine goes through 25 साइकिल्स पर सेकंड है ना, एक सेकंड में कितने साइकिल्स हो रहे हैं, 25 साइकिल्स हो रहे हैं। तो हमसे बोला गया कि पावर आउटपुट कितना होगा वॉट्स में और हॉर्स पावर में। तो देखिए बच्चों जैसा कि हम लोग डी पार्ट में देख पा रहे हैं कि कितने साइकिल्स हो रहे हैं एक सेकंड में, 25 साइकिल्स हो रहे हैं, ठीक है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि आउटपुट मतलब क्या हो गया, जो वर्क डन बाय द इंजन हो गया। तो वर्क डन जो है वो हम लोगों ने देखा था कि कितना आ रहा था, सिर्फ 2000 जूल आ रहा था, लेकिन ये पर साइकिल आ रहा था। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स हो रहे थे, 25 साइकिल्स हो रहे थे। तो वर्क डन इन ईच सेकेंड है ना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2000 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 250, तो ये हो गया 50,000। 50,000 जो है जूल है ना, इतना जो है पावर आउटपुट है पर सेकंड। ठीक है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, पर सेकंड। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जूल पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकंड का मतलब हो जाता है वॉट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पावर आउटपुट जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 किलो वॉट। क्लियर है ये बात। तो बच्चों ये जवाब जो है ये हमें हॉर्स पावर में भी देना है, तो वो भी देना बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि 746 वॉट जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 50,000 वॉट है ना, 50,000 वॉट जो है वो कितने के बराबर होगा, तो 1/746 इंटू 50,000 है ना, हॉर्स पावर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों आ जा रहा है 67 हॉर्स पावर के बराबर। ठीक है, तो पावर बराबर 50 किलो वॉट या फिर 67 हॉर्स पावर है ना, ये दोनों ही हमारे इस पार्ट के आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हमसे ये भी पूछा गया था पार्टी में कि हाउ मच गैसोलीन इज बर्न्ड पर सेकंड पर आवर। तो देखिए हम लोगों ने ये चीज निकाल रखी है ऑलरेडी कि पर साइकिल कितनी गैसोलीन बर्न हो रही है। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या निकाला था कि 0.2 ग्राम गैसोलीन जो है वो बर्न हो रही है पर साइकिल। और एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स हो रहे हैं, 25 साइकिल्स हो रहे हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक सेकंड में है ना, एक सेकंड में कितनी गैसोलीन बर्न होगी, तो नंबर ऑफ साइकिल्स इंटू 0.2 ग्राम। तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर पार्ट ई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि 25 साइकिल्स हो रहे हैं। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 5 ग्राम्स पर सेकंड के। क्लियर है ये बात। अब इसके अलावा जो है हमारे को ये जवाब जो है किसमें देना है, ये जवाब देना है पर आवर में। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि एक सेकंड में कितनी गैसोलीन बर्न हो रही है, एक सेकंड में बर्न हो रही है 5 ग्राम गैसोलीन। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि एक घंटे में कितनी होगी। तो एक घंटे में आप देखिए कि कितने मिनट्स होते हैं, एक घंटे में मिनट्स होते हैं 60, और उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने सेकंड्स होते हैं। तो इतने सेकंड में कितनी गैसोलीन बर्न होगी, तो 5 इंटू 60 इंटू 60 ये ग्राम्स होंगे पर आवर। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली 18,000 के बराबर, मतलब 18,000 ग्राम पर आवर। जिसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, 18 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस रेट से गैसोलीन जो है वो कंज्यूम हो रही है, मतलब 18 किलोग्राम गैसोलीन की रिक्वायरमेंट है पर आवर। ऑलराइट, तो यही है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेटर्स। तो देखिए बच्चों रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस वर्क इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनर्जी, कहां से कहां, फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर टू अ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, एज द डिवाइस कंटिन्यूअसली रिपीट्स अ सेट सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो देखिए बच्चों ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, लगातार ये रिपीट होता रहता है ना। और वो क्या करती है, इट यूजेस वर्क, और क्यों इसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है,
ताकि एनर्जी का ट्रांसफर कर सके कहां से कहां तक, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी है वो होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर तक, पर अगर आपको उल्टा करवाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। इन अ हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर, फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टोरेज कंपार्टमेंट, जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, टू द रूम, जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक फ्रिज हमारे कमरे में हो तो क्या होता है, वो अंदर की वस्तुओं को तो ठंडा कर देती है, लेकिन वो बाहर जो हीट एक्सपेल करती है उससे जो कमरा है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से बच्चों, एयर कंडीशनर्स एंड हीट पंप्स आर आल्सो रेफ्रिजरेटर्स। फॉर एन एयर कंडीशनर द लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज द रूम दैट इज टू बी कूल्ड एंड द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज द वार्मर आउटडोर्स। तो इसीलिए बच्चों ऐसा कहा जाता है कि एसी के इस्तेमाल की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी जो है वो एक तरीके से बाहर बढ़ रही है ना। जैसे कि एसी जो है वो आपके कमरे को तो ठंडा कर देता है, लेकिन जब वो आपके घर के बाहर एनर्जी को फेंकता है ना, तो बाहर जो है वो तो गर्म हो जाता है। और ऐसा थोड़ी आप हमेशा घर में ही रहेंगे, आप बाहर भी जाएंगे, तो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको और ज्यादा गर्म लगता है ना। तो उसका रीजन यही है। इसीलिए लोग एयर कंडीशंस को क्या कहते हैं, कि जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, है ना, वो हमारे अर्थ को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। अ हीट पंप इज एन एयर कंडीशनर that can be operated in reverse to heat a room. The room is the high temperature reservoir and heat is transferred to it from the cooler outdoors, है ना। तो ये उल्टा काम करता है। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्कीमेटिक ऑफ अ रेफ्रिजरेटर गिवन है। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वर्क इज डन ऑन दी इंजन, है ना। यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा अगर आपको एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करवाना है, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लो टेम्परेचर वाली बॉडी से क्या हुआ, हीट एब्सॉर्ब हो रही है ना। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर है वो क्या कर रहा है, क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, वो इस बॉडी से खींच रहा है और इसके ऊपर वर्क डन भी होना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें मिल करके क्या हो रही है, बाहर डिसिपेट हो रही है ना। हीट इज लॉस्ट। तो ये क्यूएच जो है ये क्या है, हीट लॉस्ट है, और ये हाई टेम्परेचर पे जा रहा है। ठीक है। द टू ब्लैक एरो हेड्स ऑन द सेंट्रल लूप सजेस्ट द वर्किंग सब्सटेंस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरो है ना। तो ये हमारे को यही बता रहा है कि किस तरीके से, है ना, यहाँ पर ये साइकिल ऑपरेट हो रही है। as if on a PV plot. Energy is transferred as heat QL to the working substance from the low temperature reservoir, है ना। QL जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रही है। फिर क्या हो रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट QH टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस, और ये काम करवाने के लिए वर्क W इज डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, दैट इज ऑन द वर्किंग सब्सटेंस बाय समथिंग इन द एनवायरनमेंट। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेफ्रिजरेटर जो आपके घरों में है, आप उससे क्या डिमांड रखते हैं, आप यही डिमांड रखते हैं कि वो कम से कम बिजली खाए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जो है चीजों को ठंडा रखे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो हमारे जो हमने जो फूड आइटम रखा है फ्रिज के अंदर उससे एक्सट्रैक्ट करे। और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जिसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो, वो जितना कम हो उतना अच्छा है। क्लियर है ये बात। तो वो बिजली कम से कम खाए और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से ठंडा करे। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, है ना, किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए। द डिजाइनर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट एज मच एनर्जी मॉड QL as possible from the low temperature reservoir, जो हमारी इच्छा है, for the least amount of work mod of W, that is what we pay for। क्लियर है ये बात। यहाँ पर वर्क जो है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है। क्लियर है ना ये बात। हम लोग जानते हैं अगर वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वो वर्क कैसे लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। क्लियर है ये बात। अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज देन के, है ना, जो कि क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है, जो कि क्या है, what we want upon what we pay for, that is mod of QL upon mod of W। ठीक है। तो बच्चों, एक और चीज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो ये है कि जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क किया गया, दैट इज mod of W, प्लस जो रेफ्रिजरेटर ने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, है ना, दैट इज mod of QL। ये दोनों मिल करके कहाँ जा रहे हैं, ये दोनों मिल करके कमरे के बाहर जा रहे हैं, है ना। अगर हम लोग घर के फ्रिज का एग्जांपल ले तो वो बन जा रहा है mod of QH।
तो मतलब कि मॉड ऑफ W प्लस मॉड ऑफ QL इज इक्वल टू मॉड ऑफ QH। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ W इज इक्वल टू मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QL। तो अगर इस W के मॉड की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर भर दें तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड ऑफ QL अपॉन मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QL में। ठीक है, अब बिल्कुल एक बच्चों आइडियल बात करते हैं ना। आइडियल बात क्या होगी कि एक ऐसा फ्रिज होना चाहिए, है ना, जिसको कोई भी रिक्वायरमेंट ही ना हो इनपुट ऑफ वर्क की, है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि इट वुड बी नाइस टू ओन अ रेफ्रिजरेटर दैट डिड नॉट रिक्वायर सम इनपुट ऑफ वर्क, दैट इज वन दैट वुड रन विदाउट बीइंग प्लग्ड इन। आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो ये फ्रिज है वो अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही काम कर जाए तो कितना अच्छा होता है ना, कोई भी बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं होती इसकी वजह से। तो ये जो हम लोग फिगर देख पा रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स अनदर इन्वेंटर्स ड्रीम, है ना, ये एक सपना है। दैट इज अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर दैट ट्रांसफर्स एनर्जी एज हीट क्यू फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वॉयर टू अ वार्म रिजर्वॉयर विदाउट द नीड फॉर वर्क, है ना। तो ये देखिए परफेक्ट रिजर्वॉयर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें टोटल ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट विदाउट एनी वर्क। लेकिन बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि ये होना पॉसिबल नहीं है ना। द एलिमेंट्स ऑफ अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर दैट इज वन दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम अ low temperature reservoir to a high temperature reservoir without any input of work। तो बच्चों सेकंड लॉ जो है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारे को ये बताता है कि ये सारी चीजें, है ना, ये जो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर वाली बात है ये कल्पना में ही ठीक है ना। नो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of energy as heat from a reservoir at a given temperature to reservoir at a higher temperature। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहने का एक और तरीका है। इन शॉर्ट देयर आर नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर्स। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं कार्नो इंजन की। We have seen that we can learn much about real gases by analyzing an ideal gas, which obeys the simple law PV equal to nRT, है ना। तो आइडियल गैस के थ्रू हम लोग रियल गैसेस को समझ पाते हैं, है ना। Although an ideal gas does not exist, any real gas approaches ideal behavior if its density is low enough। तो उसी तरीके से बच्चों हम लोग रियल इंजन्स को समझने के लिए पहले क्या एनालाइज करते हैं, बिहेवियर ऑफ एन आइडियल इंजन। ठीक है, अब आइडियल इंजन की खासियत क्या होगी, all processes are reversible and no wasteful energy transfers occur due to say friction and turbulence। ठीक है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंजन की बात करेंगे, आइडियल इंजन की बात करेंगे, जिसका नाम है कार्नो इंजन। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग एक मजेदार चीज देखने वाले हैं। बिफोर साइंटिस्ट अंडरस्टूड द सेकेंड लॉ, है ना, सेकेंड लॉ के पहले many people thought that a very low friction heat engine could convert nearly all the input heat energy to useful work। पहले लोगों को लगता था कि अगर हम लोग बहुत ही लो फ्रिक्शन का हीट इंजन, है ना, एक आइडियल इंजन अगर बनाए तो उस केस में क्या हो सकता है कि हीट एनर्जी को पूरी तरीके से यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके। बट नॉट सो, है ना, ऐसा संभव तो नहीं है, अब हम लोग समझ पा रहे हैं। In 1824, the French engineer Nicolas Léonard Sadi Carnot analyzed the functioning of a heat engine and made a fundamental discovery. He showed that the greatest fraction of energy input that can be converted to useful work even under ideal conditions depends on the temperature difference between the hot reservoir and the cold sink, है ना। तो आइडियल केस में भी, है ना, जो बेस्ट एफिशिएंसी, है ना, जो बेस्ट एफिशिएंसी हम लोग हासिल कर सकते हैं वो क्या है, वो हो जाएगी टी हॉट माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। यहाँ पर टी हॉट का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, एंड टी कोल्ड का मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड सिंक। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या हासिल कर पा रहे हैं कि ये जो आइडियल एफिशिएंसी है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड एग्जॉस्ट। व्हेनेवर रेशियोज ऑफ टेम्परेचर आर इन्वॉल्व्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मस्ट बी यूज्ड, है ना, हमें केल्विन स्केल का यूज करना होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हॉट रिजर्वायर इन अ स्टीम टरबाइन इज 400 केल्विन मतलब 127 डिग्री सेल्सियस एंड द सिंक इज 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में आइडियल एफिशिएंसी कितनी निकालेंगे, 400 माइनस 300 अपॉन 400 दैट इज 1/4। तो आइडियल कंडीशंस में भी, है ना, आइडियल कंडीशंस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ 25% ऑफ द हीट प्रोवाइडेड बाय द स्टीम कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, है ना। इस एग्जांपल में हम लोग ये देख पा रहे हैं। ठीक है, बाकी 75% क्या हुआ, इट गॉट एक्सपेल्ड एज वेस्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई स्टीम इज सुपर हीटेड टू हाई टेम्परेचर्स इन स्टीम इंजन
एंड पावर प्लांट्स, है ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो टी हॉट हो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ना। द हायर द स्टीम टेम्परेचर ड्राइविंग अ मोटर और टर्बो जनरेटर, द हायर द पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्रोडक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन द एग्जांपल टू 600 केल्विन, है ना, अगर हम लोग इसको 400 केल्विन के बजाय 600 केल्विन रखेंगे तो क्या होगा, तो आप देखिए 600 माइनस 300 अपॉन 600, मतलब कि ये एफिशिएंसी क्या हो गई, हाफ हो गई, है ना। मतलब कि पिछले बार तो ये 1/4 थी, इस बार ये कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो इसका मतलब पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार एफिशिएंसी जो है वो ट्वाइस हो गई। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग कार्नो इंजन की वर्किंग को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो ये जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है, स्कीमेटिकली द ऑपरेशन ऑफ अ कार्नो इंजन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द इंजन द वर्किंग सब्सटेंस एब्सॉर्ब्स एनर्जी, है ना, ये एब्सॉर्ब कर रही है एनर्जी कितनी, मॉड ऑफ क्यू एच एज हीट फ्रॉम अ थर्मल रिजर्वायर जो कि हाई टेम्परेचर टी एच पर है, and discharges mod of QL as heat to a second thermal reservoir जो कि lower temperature TL पर है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। The elements of a Carnot engine, the two black arrowheads on the central loop suggest the working substance operating in a cycle as if on a PV plot। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मॉड ऑफ क्यूएच एनर्जी है ये ट्रांसफर हो रही है एज हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, है ना। और साथ ही साथ मॉड ऑफ क्यूएल, है ना, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है एज हीट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर टीएल। अब यहाँ पर देखिए वर्क जो है वो कितना परफॉर्म हो रहा है इन डब्ल्यू, है ना, बाय द इंजन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग स्टेजेस ऑफ कार्नो इंजन की बात करें तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस होते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर जो है कितना था, TH, दैट इज हाई टेम्परेचर था। अब ए से लेकर के बी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। एक्सपेंशन हुआ लेकिन कैसा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। मतलब इस दौरान क्या हो रहा है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन फिर भी कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि पूरी की पूरी हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो वर्क में जा रही है ना, पॉजिटिव वर्क इज डन, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बी से लेकर के, है ना, बी से लेकर के जो सी का प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक, जिसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन हाँ एक्सपेंशन जरूर हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव वर्क इज डन, ठीक है। अब बच्चों अगर सी से डी की बात करें तो ये भी प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लो टेम्परेचर पर है लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब लेकिन यहाँ पर चूंकि कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, और जो फाइनल प्रोसेस है डी से वो एडियाबैटिक है जिसमें ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम लो टू हाई, और वापस से ये जो है ना, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं इंजन है ये अपने ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो हम लोग शेडेड रीजन देख पा रहे हैं ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक्चुअली बता रहा है कि टोटल वर्क जो है एक साइकिल में कितना हुआ, है ना। कुछ पॉजिटिव वर्क डन हुआ, कुछ नेगेटिव वर्क हुआ, लेकिन ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं डब्ल्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव वर्क जो है वो हुआ एक साइकिल में, ठीक है। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर एन आइडियल गैस टेकन इन अ सिलेंडर। अब जो बॉटम ऑफ द सिलेंडर है वो डायाथर्मिक है ना। डायाथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि वो बड़े इजीली जो है ना, क्या कर सकता है, वो हीट का एक्सचेंज कर सकता है ना बेस के साथ। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिलेंडर है वो एडियाबैटिक है, मतलब वो एक्सचेंज नहीं कर सकता है हीट, है ना, सराउंडिंग के साथ। और साथ ही साथ एक एडियाबैटिक पिस्टन भी है जो फिटेड है इनटू द सिलेंडर। तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बेस है वो किस टेम्परेचर पर है, TH टेम्परेचर पर है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि गैस शुरुआत में जो है वो कंप्रेस्ड स्टेट में है और A से B का इसका ट्रांजिशन हो रहा है ना। मतलब ये गैस जो है वो क्या हो रही है, शुरुआत में एक्सपैंड हो रही है ना, जैसा कि इस डायग्राम में भी हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो आइसोथर्मल है, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो TH है ना, हाई टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है। उसका अगला प्रोसेस जो है वो कैसा है, एडियाबैटिक है। और यहाँ पर भी बी से सी फर्दर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये वाला प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगला प्रोसेस हम लोग कैसा कर रहे हैं, हम लोग लो टेम्परेचर पर इस बार बेस को रख दिए और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कंप्रेशन करवा रहे हैं सी से डी तक का। ये जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्रेशन हो रहा है
लेकिन आइसोथर्मल कंडीशन में। और आखिरी प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, जिसमें फर्दर और भी कंप्रेशन हो रहा है डी से ए तक का, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है कैसा है, एडियाबैटिक है, इसमें हीट का एक्सचेंज कहीं पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ टेम्परेचर का जरूर चेंज आ रहा है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लो टेम्परेचर से वापस से हाई टेम्परेचर पे पहुंच जा रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि दो ऐसे प्रोसेस हैं इसमें जिसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि ए से बी वाला जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है। और जो सी से डी का प्रोसेस है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हीट जो है सिस्टम से एग्जिट कर रही है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम लोग एक एक करके इन चारों प्रोसेसेस से डील करते हैं ना। सबसे पहले ए से बी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ए से बी का जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो QH है, दैट इज हीट एब्सॉर्ब, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए टू बी के बराबर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NRTH ln ऑफ, अब यहाँ पर V फाइनल अपॉन V इनिशियल करते हैं, तो V फाइनल हो जाएगा VB अपॉन इनिशियल हो जाएगा VA। क्लियर है ये बात। तो ये हमने बात कर ली A से B के प्रोसेस की, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं B से C के प्रोसेस की, तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन इस बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस में T इंटू वी की पावर गामा माइनस वन जो है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर TH VB टू द पावर गामा माइनस वन, इट हैज टू बी इक्वल टू TL VC टू द पावर गामा माइनस वन। तो ये हो जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर वाली थी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं सी से डी और फिर डी से ए का प्रोसेस। तो सी से डी का प्रोसेस कैसा है, वो अगेन आइसोथर्मल है, जिसमें हीट इस बार लॉस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना। इस बार सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार, है ना, इस बार जो है QL वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब हीट जो है सिस्टम से बाहर जा रही है। और वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस सी टू डी, जो कि अगेन नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NRTL, है ना, लो टेम्परेचर, ln ऑफ, और इस बार V फाइनल अपॉन V इनिशियल में क्या लिखेंगे, VD अपॉन VC। क्लियर है ये बात। तो यहां से आ गई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, और ये हमने बात करी किस प्रोसेस की, सी से डी की। अब अगर डी से ए की प्रोसेस की वाली बात करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक है, जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो इस बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं TL VD टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू TH VA टू द पावर गामा माइनस वन। तो ये हो जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई है, और इन चार इक्वेशंस में से अगर आप सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को देखें, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं, अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं, तो हमारे को मिल जाएगा VB अपॉन VA इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा VC अपॉन VD के, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसका बच्चों अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप ये इक्वेशन नंबर 3 को देखें। इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, QL इक्वल टू माइनस NRTL ln ऑफ VC बाय VD, है ना। मैंने सिंपल यहाँ पर एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर ln के अंदर जो था वो पलट गया, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो इक्वेशंस हैं, QH और QL की, है ना। अब लेकिन हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, वो क्या है, VB अपॉन VA सेम एज VC अपॉन VD। तो ये जो ln VB अपॉन VA है, और ये जो ln VC अपॉन VD है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं QH और QL वाली इक्वेशन को अगर डिवाइड करूं, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा QH अपॉन QL इक्वल टू माइनस ऑफ TH अपॉन TL। तो ये देखिए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने हासिल कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि अगर मैं मॉड ऑफ QH
अपॉन मॉड ऑफ QL लिख दूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा TH अपॉन TL के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एफिशिएंसी के बारे में पढ़ रखा है किसी भी इंजन के लिए कि वो क्या होता है, मॉड ऑफ वर्क अपॉन मॉड ऑफ QH। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, 1 - मॉड ऑफ QL अपॉन मॉड ऑफ QH के। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मॉड ऑफ QL अपॉन मॉड ऑफ QH को और क्या लिखा जा सकता है, TL अपॉन TH भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गई एफिशिएंसी किसकी, कार्नो इंजन की, दैट इज 1 - TL अपॉन TH, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को देख करके ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती है। 1 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि जो लो टेम्परेचर है ना, उसको कितना होना पड़ेगा, 0 केल्विन होना पड़ेगा अगर एफिशिएंसी को 1 होना है तो। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि बच्चों जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इसी बात पे स्ट्रेस देता है। वो ये कहता है कि 0 केल्विन कैन नॉट बी अटेन्ड इन फाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेप्स, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, है ना, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा टेम्परेचर है ना, जहां पर जो मिनिमम पॉसिबल टोटल इंटरनल एनर्जी हो सकती है किसी सिस्टम की, वो होती है ना। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि बिकॉज ऑफ क्वांटम इफेक्ट्स इट इज नॉट ट्रू दैट एट t इक्वल टू जीरो ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं t इक्वल टू जीरो। There are theoretical reasons for believing that absolute zero cannot be attained experimentally। कह रही है बात, तो जीरो केल्विन को अटेन कर पाना जस्ट बिकॉज कि वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एफिशिएंसी जो है वो 1 कभी भी नहीं हो सकती है। चलिए बच्चों, तो एक आसान सा सवाल देखते हैं कार्नो इंजन के ऊपर। सवाल है, अ कार्नो इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एट 500 केल्विन, does some work and discards some heat to a reservoir at 350 Kelvin. How much work does it do? How much heat is discarded and what is the efficiency? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को सबसे पहले तो ये दे रखा है कि ये हाई टेम्परेचर पे कितनी हीट को ले रही है, 2000 जूल, है ना। तो QH बराबर हो जाएगा 2000 जूल के बराबर। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि TH, है ना, हाई टेम्परेचर कितना हो गया, ये 500 केल्विन हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो TL है, दैट इज लो टेम्परेचर, वो कितना है, 350 केल्विन। तो कार्नो इंजन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि QL अपॉन QH ये किसके बराबर आ रहा था, -TL अपॉन TH के बराबर आ रहा था, है ना। तो इसका इस्तेमाल करके देखिए हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, QL निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से QL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस टाइम्स TL है 350, 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 2000, है ना। तो यहाँ से देखिए QL हमारे पास आ जाएगा -1400 जूल के बराबर। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी हीट यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रही है हाई टेम्परेचर पर, 2000 जूल। लेकिन कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है लो टेम्परेचर पर, तो वो है 1400 जूल, है ना, इतनी हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब अगर बच्चों हम लोग एफिशिएंसी निकालना चाहें इस साइकिल की, है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1 - TL अपॉन TH के बराबर, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जा रही है, 1 - TL हो जाएगा 350 अपॉन TH हो जाएगा 500। क्लियर है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 7/10। तो 1 - 7/10 मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 1 - 7/10 विल बी इक्वल टू 0.3, ठीक है। अब अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी 30%। कह रही बात। अब बच्चों हमारे से वर्क डन भी पूछा था, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है ना, जो कि 0.3 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा वर्क डन अपॉन QH के बराबर। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2000, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास वर्क डन भी आ गया और वो कितना आ जाएगा, 600 जूल के बराबर। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इस सवाल के सारे पार्ट को बड़े आराम से सॉल्व कर लिया,
ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, सपोज 0.2 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस gamma equal to 1.4 undergoes a Carnot cycle with temperatures 227 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. The initial pressure is PA equal to 10.0 into 10 to the power 5 Pascal, and during the isothermal expansion at the higher temperature, the volume doubles. And the first part is, find the pressure and volume at each of points A, B, C and D in the PV diagram. Second part is, find Q, W and delta U for each step and for the entire cycle. And the third part is, determine the efficiency directly from the results of previous part and compare it with the result from efficiency equal to 1 minus TL upon TH, where we know TL is equal to lower temperature, TH is equal to higher temperature. तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, 0.2 मोल आइडियल डायटोमिक गैस जो है वो कार्नो साइकिल अंडरगो कर रही है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है और लोअर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम लोग इसे कन्वर्ट कर दें केल्विन में, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि TH हाईएस्ट टेम्परेचर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 227 प्लस 273, है ना, दिस मच केल्विन। तो ये हो जाएगा 500 केल्विन के बराबर। इसी तरीके से जो TL है वो कितना आ जाएगा, 27 प्लस 273, है ना, इतना केल्विन, दैट इज ये हो जाएगा 300 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ईच ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द पीवी डायग्राम निकालना है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग को दिया हुआ है कि पी ए बराबर 10.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है। तो अगर मैं ए के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूँ। तो यहाँ से वॉल्यूम एट ए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एन आर टी अपॉन पी के बराबर। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अब मैं जब वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर एन की वैल्यू को क्या रख दूं, 0.2, आर की वैल्यू को कितनी रख दूंगा, 8.314, और टेम्परेचर है ना टी एच हो जाएगा यहाँ पर, जो कि कितना है 500 केल्विन है। और इससे मैं किससे डिवाइड करूंगा, 10.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, मतलब लगभग यहाँ पर मैं 10 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास VA की वैल्यू आ जा रही है 8.31 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब के बराबर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास VA। क्लियर है? अब बच्चों, जैसा कि दिया है ना, यहाँ पर दिया है कि जब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो जा रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि VB की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ VA के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 16.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो A से B का प्रोसेस है वो तो आइसोथर्मल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PA इंटू VA इक्वल टू PB इंटू VB के बराबर। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये। तो यहाँ से देखिए हमारे पास PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA इंटू VA अपॉन VB के बराबर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, हमारे को PA दे रखा है 10 टू द पावर 6 और VA अपॉन VB जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ। तो हमारे पास पीबी कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि बी से लेकर के सी तक, है ना, ये कैसा प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। क्लियर है ये बात? तो अगर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं टी इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टी एच इंटू वीबी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू टी सी इंटू बीसी की पावर गामा -1। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा VC, है ना, VC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VB मल्टीप्लाइड बाय TH अपॉन TC होल रेज टू द पावर 1 अपॉन गामा -1 के बराबर। क्लियर है बात? तो अब अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, तो ये आ जाएगा 16.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 500 अपॉन 300 रेज्ड टू द पावर 2.5। ठीक है,
तो इसे सॉल्व करने पर बच्चों आता है 59.6 इंटू 10 to the power -4 मीटर क्यूब के बराबर। क्लियर है? तो अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास VC आ गया तो हम लोग फिर से PV इक्वल टू NRT का एक्सप्रेशन लगा करके यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, PC निकाल सकते हैं। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा NRT अपॉन V के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग T की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो T की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे TL, है ना। और यहाँ पर V किसके बराबर आ जाएगा, VC के बराबर आ जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डेटा पुट करते हैं। तो PC हमारे पास आ जाएगा, देखिए 0.2 है ना, मोल कितने थे, 0.2 मोल थे, मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300 केल्विन। और इस पूरे को हमें डिवाइड करना होगा किसके साथ, जो अभी वैल्यू हम लोगों ने हासिल करी थी 59.6 इंटू 10 to the power -4 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो अगर हम लोग इस डेटा को पुट करते हैं तो PC हमारे पास जो है वो आ जाएगा 0.837 इंटू 10 to the power 5 पास्कल के। ठीक है, अब बच्चों हमारे को डी पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम निकालना रह गया है। तो हम लोग वो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन डी से लेकर के एक ही बात करें, क्लियर है? तो अगर डी से लेकर के एक ही बात करें तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, TL इंटू VD की पावर गामा -1 इट हैज टू बी इक्वल टू TH मल्टीप्लाइड बाय VA की पावर गामा-1। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास VD की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ जाएगी। VD कितना आ जाएगा हमारे पास, VA मल्टीप्लाइड बाय TH अपॉन TL रेज्ड टू द पावर 1 अपॉन गामा-1। क्लियर है? तो अब अगर यहाँ पर हम लोग डेटा पुट कर दें तो देखिए VD हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.31 इंटू 10 to the power -4 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 500 अपॉन 300 रेज्ड टू द पावर 2.5। क्लियर है? और ये वैल्यू आती है 29.8 इंटू 10 to the power -4 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फाइनली जो है हम लोग PV इक्वल टू NRT लगा करके हम लोग प्रेशर एट D निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रेशर एट D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR, टेम्परेचर कौन सा लेंगे, TL लेंगे, अपॉन वॉल्यूम एट D, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 300, और इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, 29.8 इंटू 10 to the power -4 से। क्लियर है बात? तो अगर इसे बच्चों अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रेशर एट D है ना, वो हमारे पास आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 पास्कल के बराबर। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने ABCD है ना, हर पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम निकाल लिया है। तो अब देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, Q, W एंड डेल्टा U फॉर ईच स्टेप एंड फॉर द एंटायर साइकिल। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम लोग A से लेकर के B तक की बात करें ना, अगर A से लेकर के B तक की बात करें तो ये जो प्रोसेस था वो कैसा था, वो आइसोथर्मल था। क्लियर है? तो इसमें हम लोग डेल्टा U स्ट्रेट अवे क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। क्लियर है बात? और वर्क डन इन द प्रोसेस A to B, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NRT ln ऑफ V2 अपॉन V1, मतलब कि VB अपॉन VA के बराबर। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क डन इन द प्रोसेस AB ये कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ का टेम्परेचर 500 रहा था ना, 500 केल्विन। फिर आ जाएगा ln ऑफ VB अपॉन VA। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो VB अपॉन VA है वो रेशियो कितना आ जाएगा, वो रेशियो आ जाएगा 2 के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ln ऑफ 2। तो देखिए बच्चों, जस्ट बिकॉज की आइसोथर्मल एक्सपेंशन था तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव भी आना चाहिए था। तो वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी देखिए हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 576 जूल के बराबर। तो ये हमने इन द प्रोसेस ए टू बी देखा। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस बी टू सी की, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कैसा प्रोसेस है, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, राइट। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू तो 0 होगा। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू तो क्या हो गया, डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्क डन इन द प्रोसेस बीसी वो कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू के। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, अगर हमें डेल्टा यू निकालना है ना, तो डेल्टा यू हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा यू इन द प्रोसेस बीसी ये कितना हो जाएगा, एन सीवी डेल्टा टी के बराबर। और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज कैसा आ रहा है। तो पहले टेम्परेचर 500 केल्विन था, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया, बाद में टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू है 0.2, सीवी होता है, हमें पता है सीवी इक्वल टू क्या होता है, एफ आर बाय 2 होता है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये डायटोमिक गैस है और गामा हमारे को कितना दे रखा था, गामा 1.4 दे रखा था। तो उसके हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितनी होगी, वो होगी 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5/2 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितने का आ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है 300 माइनस 500 का। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा यू इन द प्रोसेस बी टू सी ये लगभग कितना जा रहा है, माइनस ऑफ 832 जूल के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी है ना, अब हम लोग अगर वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी लिखें तो ये कितना लिख देंगे, प्लस 832 जूल के बराबर। ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग सी टू डी प्रोसेस की बात करें, है ना, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये अगेन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हम लोग अगर सी टू डी प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा यू तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो यहाँ लगा देंगे एन आर टी एल एल एन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, मतलब कि वी डी अपॉन वी सी। क्लियर है ये बात? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वीसी है वो कितना है, वो है 59.6 इंटू 10⁻⁴ और वीडी है 29.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू डी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय जो लो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 300 केल्विन, तो इंटू 300 और यहाँ आ जाएगा एल एन ऑफ 1/2। क्लियर है बात? तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वर्क डन इन दिस आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना, वो नेगेटिव आना चाहिए था और वो नेगेटिव आएगा भी। तो वो कितना आ जा रहा है, माइनस ऑफ 0.2 इंटू 8.314 इंटू 300 और यहाँ पर एल एन टू आ जाएगा क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। ठीक है। तो वर्क डन इन द प्रोसेस सी डी जो है, अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है -346 जूल के बराबर। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग फाइनली इस एडियाबैटिक कंप्रेशन वाले प्रोसेस को देखते हैं, दैट इज डी टू ए। है ना, इस प्रोसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्वियस है कि ये एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो यहाँ पर जो Q है वो जीरो होगा ना, तो यहाँ पर कोई भी हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना रिजेक्ट होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू तो जीरो है, तो इस वजह से अगेन हम लोग वर्क डन इन द प्रोसेस डी टू ए है ना, इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, वर्क डन इन द प्रोसेस डी ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन सी वी डेल्टा टी, है ना, डेल्टा यू का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 0.2, सी वी हो जाएगा 5R/2 है ना, और साथ ही साथ इस बार जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए इनिशियली यहाँ पर टेम्परेचर 300 केल्विन है और बाद में 500 केल्विन हो गया, तो डेल्टा टी इस बार आ जाएगा प्लस 200 है ना, तो यहाँ पर 200 केल्विन हो जाएगा ये। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से देखिए जो वर्क डन इन द प्रोसेस डी टू ए आएगा वो आ जाएगा -832 जूल के बराबर। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर वर्क डन इन द प्रोसेस डी टू ए जो है ये -832 जूल आ रहा है, तो डेल्टा यू जो है ना, इन द प्रोसेस डी टू ए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 832 जूल के बराबर। क्लियर है ये बात? तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए वर्क डन और डेल्टा यू निकाल लिया है। तो देखिए बच्चों, फाइनली जो है मैंने यहाँ पर एक टेबल बना करके सारे प्रोसेसेस के क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू को अलग अलग शो कर दिया है ना। हर प्रोसेस के लिए हम लोगों ने डब्ल्यू और डेल्टा यू देखा था, तो उनकी मदद से बड़े आराम से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके हम लोग क्यू भी निकाल सकते हैं। और इन प्रोसेसेस को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल ये एक साइक्लिक प्रोसेस बनेगा, जिसमें ऑब्वियस है कि
जो इनिशियल स्टेट था वही फाइनल स्टेट हर साइकिल के एंड में बन जा रहा है, तो डेल्टा यू को 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर साइकिल में वर्क डन कितना हो रहा है, वो हो रहा है 230 जूल के बराबर। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो QH है ना, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर जो इसने हीट को एब्सॉर्ब किया, वो कितना हीट था, वो था 576 जूल। क्लियर है ये बात? लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो वर्क डन है वो कितना हुआ, वो हुआ 230 जूल के बराबर। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जो हमारे को मिल रहा है दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हम लोगों ने किसके लिए एक तरीके से पे करा है, वो है 576 जूल, जो हीट इसको एब्सॉर्ब करवाई गई। तो हम लोग एफिशिएंसी कितना लिख देंगे, एफिशिएंसी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर जो वर्क डन है अपॉन जो QH है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे ये हो जाएगा 230 अपॉन 576। क्लियर है ये बात? तो ये आ जा रहा है 0.40, मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 40%। अब बच्चों सी पार्ट में हमसे कहा गया है कि इसे कंपेयर करना है किसके साथ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन TH, है ना, इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करने को कहा गया है। तो इस फॉर्मूले से देखें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर TL था 300, है ना, लो टेम्परेचर 300 था, अपॉन हाई टेम्परेचर जो था वो 500 केल्विन था। तो यहाँ से देखिए कितना आ जा रहा है, 200 अपॉन 500, मतलब ये भी देखिए 0.4 के बराबर आ जा रहा है। तो ये वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सेम है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्नो रेफ्रिजरेटर की, है ना। तो देखिए अब तक हम लोगों ने कार्नो इंजन के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर के बारे में भी पढ़ा है ना। कार्नो इंजन में आपको याद होगा क्या हम लोगों ने देखा था कि, है ना, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हीट इज एब्सॉर्ब, फिर क्या होता है, कुछ हीट, है ना, लॉस्ट हो जाती है एट लो टेम्परेचर, और साथ ही साथ इंजन कुछ वर्क करता है। हम लोगों ने ये भी देखा था रेफ्रिजरेटर के केस में कि एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है एज कंपेयर टू अगर इंजन की बात करें तो। जैसा कि हम लोग कार्नो इंजन में देख पा रहे हैं, अगर आप एरोज को रिवर्स कर देंगे तो वो बिल्कुल एक रेफ्रिजरेटर बन जा रहा है ना। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में हमारे को वर्क करना पड़ता है, हीट लॉस्ट होती है यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर, और हीट एब्सॉर्ब होती है यहाँ पर लो टेम्परेचर पर। एक कार्नो रेफ्रिजरेटर को अगर हम लोग इमेजिन करें तो वो बिल्कुल कार्नो इंजन का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं एक आइडियल रेफ्रिजरेटर की, है ना। तो आइडियल रेफ्रिजरेटर की खासियत क्या होगी कि उसमें सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो रिवर्सिबल होंगे एंड नो वेस्टफुल एनर्जी ट्रांसफर अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ से फ्रिक्शन एंड टर्बुलेंस, है ना। तो उसमें हम लोग ये फ्रिक्शन और टर्बुलेंस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था जिसमें हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेटर देखा था। तो देखिए बच्चों ये राइट साइड में वो डायग्राम है ना, कुछ वर्क जो है वो इंजन पर हो रहा है ना, फिर साथ ही साथ लो टेम्परेचर से हीट एब्सॉर्ब हो रही है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हीट लॉस्ट हो रही है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आइडियल रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें सारे प्रोसेसेस कैसे होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, है ना। तो अब देखिए नोट दैट इट्स ऑपरेशन इज द रिवर्स ऑफ हाउ द कार्नो इंजन ऑपरेट्स, है ना, ये भी हम लोगों ने अभी अभी देखा। इन अदर वर्ड्स ऑल द एनर्जी ट्रांसफर्स एज आइदर हीट और वर्क आर रिवर्स्ड फ्रॉम दोज ऑफ अ कार्नो इंजन। We can call such an ideal refrigerator as a कार्नो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो इस तरीके के आइडियल रेफ्रिजरेटर को क्या नाम दिया गया, कार्नो रेफ्रिजरेटर। The designer of a refrigerator would like to extract as much energy that is mod of QL as possible from the low temperature reservoir, है ना, जो कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो फूड आइटम रख रहे हैं उससे ज्यादा से ज्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाए फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क mod of W that we pay for, है ना। A measure of the efficiency of a refrigerator is then, हम लोगों ने ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, कि ये mod of QL अपॉन mod of W के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये तो बात बच्चों हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की करी थी फॉर एनी रेफ्रिजरेटर, है ना। लेकिन अब अगर स्ट्रिक्टली कार्नो रेफ्रिजरेटर की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या कह सकते हैं कि mod of W इज इक्वल टू mod of QH माइनस mod of QL, है ना। यहाँ पर mod of QH क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर। तो इस तरीके से हम लोग
के, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ कार्नो रेफ्रिजरेटर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ QL अपॉन मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QL। और साथ ही साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा TL अपॉन TH माइनस TL में। तो ये देखिए बच्चों, ये जो रिजल्ट आया है ना, लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये स्ट्रिक्टली वैलिड है किसके लिए, कार्नो रेफ्रिजरेटर के लिए। क्लियर है। और इस चीज को हम लोग आराम से, है ना, डिराइव कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने कार्नो इंजन के लिए एफिशिएंसी को डिराइव करा था, है ना, वहां पर हम लोगों ने एक रेशियो हासिल करा था। ठीक है, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब देखिए बच्चों, फॉर टिपिकल रूम एयर कंडीशनर्स के की वैल्यू लगभग 2.5 होती है। फॉर हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेटर्स के वैल्यू जो है वो लगभग 5 होती है। Perversely, the value of K is higher the closer the temperatures of the two reservoirs are to each other। है ना, ये जो TH माइनस TL वाला जो ये फैक्टर है, बेसिकली ये जो फैक्टर ये जितना छोटा होगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो उतना ही ज्यादा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि द वैल्यू ऑफ K इज हायर द क्लोजर द टेम्परेचर्स ऑफ द टू रिजर्वॉयर्स आर टू ईच अदर। That is why heat pumps are more effective in temperature climates than in very cold climates। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, if the cycle described in previous example is run backward as a refrigerator, what is its coefficient of performance। तो बच्चों आपको याद होगा जो पिछला सवाल हम लोगों ने करा था, तो उसी सवाल को अगर हम लोग क्या करें, if the engine is run backward as a refrigerator, तो हमारे को coefficient of परफॉर्मेंस बताना है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ QL, है ना, मॉड ऑफ QL अपॉन मॉड ऑफ W। क्लियर है ये बात। तो अब अगर हम लोग देखें, मॉड ऑफ QL जो है उस केस में कितना आ रहा था, वो आ रहा था 346 जूल, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, W से, है ना, तो वो कितना आ रहा था, 230 जूल आ रहा था। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.50। क्लियर है ये बात। इसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये कार्नो रेफ्रिजरेटर है ना, तो अगर कार्नो रेफ्रिजरेटर है तो हम लोग यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का एक और तरीका क्या यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा TL अपॉन TH माइनस TL। तो देखिए TL कितना था, तो वो था 300 केल्विन। इसको अगर डिवाइड कर दें किससे, TH माइनस TL, दैट इज 500 केल्विन माइनस 300 केल्विन से। तो उस केस में भी देखिए, है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जवाब कितना आ जाएगा, 1.50। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ हीट इंजन ऑपरेट्स यूजिंग द साइकिल शोन इन फिगर। द वर्किंग सब्सटेंस इज 2 moles of helium gas which reaches a maximum temperature of 327 degrees Celsius। Assume the helium can be treated as an ideal gas। Process BC is isothermal। The pressure in states A and C is 1 into 10 to the power 5 Pascal, and the pressure in state B is 3 into 10 to the power 5 Pascal। First part is, how much heat enters the gas and how much leaves the gas each cycle? How much work does the engine do each cycle and its efficiency? And the third part is, compare this engine's efficiency with the maximum possible efficiency attainable with the hot and cold reservoirs used by this cycle। तो चलिए बच्चों, इस साइकिल को एनालाइज करते हैं ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रोसेसेस हैं। एक तो A से B का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, वो है आइसोकोरिक। फिर B से C का जो प्रोसेस है वो हमारे को दे रखा है कि वो कैसा है, आइसोथर्मल है। और C से A का प्रोसेस हम लोग देख पा रहे हैं कि वो कैसा है, वो आइसोबारिक है। ठीक है, तो A से B के प्रोसेस को हम लोग सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि प्रेशर एट ए, है ना, वो हमारे को कितना दे रखा है, 1 into 10 to the power 5 पास्कल। इसके अलावा बच्चों एक और चीज हमारे को दे रखी है कि जो प्रेशर एट बी है ना, प्रेशर एट बी जो है वो कितना है, 3 into 10 to the power 5 पास्कल है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग इस ए से बी के प्रोसेस में देख सकते हैं कि वर्क डन तो 0 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं होने की वजह से तो वर्क डन 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है।
तो डेल्टा यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ना। डेल्टा यू जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर यूज करें तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो है, तो इस वजह से डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। और इसकी वैल्यू अब हम लोग कितनी लिख दें, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एन की वैल्यू है 2, सीवी हो जाएगा एफ आर बाई 2, और हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है तो एफ की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3r बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों सवाल में ये मेंशन्ड है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस है। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो बी है ना, बी पे और सी पे अटेन हो रहा होगा। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा लाइन हम लोग देख पा रहे हैं ये बेसिकली एक आइसोथर्म है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है 327 डिग्री सेल्सियस, या फिर उसे हम लोग कितना कह सकते हैं 600 केल्विन कह सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो इस डेटा की मदद से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर एट बी तो हमें मिल गया, अब टेम्परेचर एट ए भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ए और बी में अगर हम लोग पी बी इक्वल टू एनआरटी लगा दें तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं, पी ए वी ए इज इक्वल टू एन आर टी ए। इसी तरीके से पी बी वी बी इज इक्वल टू एन आर टी बी। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हमें साफ नजर आ रहा है कि VA और VB तो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर डिवाइड करेंगे तो VA से VB कैंसिल आउट हो जाएगा, NR यहाँ पर कट जाएंगे। क्लियर है ये बात। तो प्रेशर एट ए जो है वो हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है ये देखते हैं, वो हमारे को दे रखा है 10 टू द पावर 5 पास्कल, और प्रेशर एट बी दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है वो हो जाएगा 1/3 के बराबर। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, TA निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा TB बाई 3 आ जाएगा, दैट इज 600/3, दैट इज 200 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए अब हम लोग डेल्टा Q जो है ना, वो कितना निकाल सकते हैं इन द प्रोसेस A टू B। तो डेल्टा क्यू ए बी हो जाएगा 2 इंटू 3r बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा टी कितना हो जाएगा 600 माइनस 200 दैट इज 400। ठीक है, तो 2 से 2 देखिए कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 r के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ए से बी के प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन है ना, हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1200 आर के बराबर। और इसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, और डेल्टा यू जो है वो भी कितनी आ रही है 1200 आर के बराबर। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बी से सी के प्रोसेस की, जो कि कैसा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों बी से सी के प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू हमेशा होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। अब लेकिन ये बी से सी का प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इसका फॉर्मूला हमें पता है ना, तो वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाता है NRT/ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या फिर P इनिशियल अपॉन P फाइनल। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं N की वैल्यू है 2, R को फिलहाल R ही रहने देते हैं, टेम्परेचर हम लोगों ने देखा था कि वो 600 केल्विन है, फिर ln ऑफ, अब P इनिशियल अपॉन P फाइनल हमें चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो P इनिशियल है दैट इज प्रेशर एट B, वो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 है, और प्रेशर एट सी जो है वो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 है, दैट इज सेम एज दैट एट ए। तो ये जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा, ये जो है ये 3 के बराबर आ जाएगा। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ln के अंदर क्या लिख देंगे, ln ऑफ 3 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 1200 ln 3 इंटू आर, है ना, ये क्या आ गया डेल्टा क्यू, है ना, डेल्टा क्यू, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क डन इन द प्रोसेस B टू C।
तो बच्चों इस प्रोसेस में भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये जो डेल्टा क्यू है ये कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये हीट भी इस सिस्टम ने क्या करी है, एब्सॉर्ब करी है। क्लियर है ये बात। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें सी से ए के प्रोसेस की, तो यहाँ पर हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन भी किस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि वो प्रेशर इनटू डेल्टा वी होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सी से लेकर के ए प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, तो अगर सी से लेकर के ए प्रोसेस की बात करूंगा, तो वर्क डन है ना, सी टू ए के लिए मैं क्या बोल दूंगा, वो हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूं, एन आर डेल्टा टी के बराबर है ना, पी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू ए को क्या लिखा जा सकता है, एन की वैल्यू है 2, आर को फिलहाल आर ही रहने देते हैं, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले वो 600 केल्विन थी, फिर वो 200 केल्विन हो गई, इसका मतलब डेल्टा टी जो है वो -400 केल्विन आ गया। तो हमारे पास वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू ए कितना आ गया, -800 आर के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग सवाल के पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में क्या पूछा गया था, हाउ मच हीट एंटर्स द गैस एंड हाउ मच लीव्स द गैस ईच साइकिल। तो हम लोग देख पा रहे थे कि ए से बी प्रोसेस और बी से सी प्रोसेस के केस में ना, दोनों केसेस में जो है हीट क्या हो रही थी, एंटर कर रही थी सिस्टम में, लेकिन सी से ए के प्रोसेस में हीट जो है वो बाहर जा रही थी सिस्टम से, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगर यहाँ पर ये देखना है कि हाउ मच हीट एंटर्स द गैस, मतलब अगर मुझे Q पॉजिटिव निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्यू ए बी में क्या ऐड करना पड़ेगा, क्यू बी सी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ए से बी के प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब 1200 आर आ रहा था, और बी से सी के प्रोसेस में हम लोग क्या देख पा रहे थे, बी से सी के प्रोसेस में हम लोग देख पा रहे थे कि जो हीट एब्जॉर्ब है वो 1200 आर एल एन 3 आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1200 आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एल एन 3 है ना, ये हो जाएगा ओवरऑल जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज क्यू पॉजिटिव। अब बच्चों मैं यहां पर देख रहा हूं कि हमसे ये भी पूछा गया कि हाउ मच लीव्स द गैस ईच साइकिल। तो सी से ए के प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है कि हीट जो है वो सिस्टम से एग्जिट करी है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर QCA है ना, यहाँ पर QCA को क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा बेसिकली NCP डेल्टा T के बराबर। क्लियर है ये बात। तो N की वैल्यू तो 2 है, अब CP जो है ना, CP जो है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, चूंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP जो है वो हो जाता है 5R/2। क्लियर है ये बात। और सी से ए के प्रोसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा वी कितने का आएगा, तो वो आएगा -400 केल्विन का। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि QCA है ना, वो कितना जा रहा है, वो आ जा रहा है -2000 आर के बराबर। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि Q नेगेटिव है ना, मतलब जो हीट यहाँ से सिस्टम से क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है, जो लीव कर रही है, वो कितनी हो जाएगी, Q नेगेटिव, वो हो जाएगी -2000 आर के बराबर। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, हाउ मच वर्क डज द इंजन डू ईच साइकिल एंड व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। तो पहले एक काम करते हैं बच्चों, वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितने के बराबर हो जाएगा, वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन सी ए के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ए से बी के प्रोसेस में तो कोई भी वर्क नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस था। लेकिन बीसी के प्रोसेस में वर्क डन कितना आया था, तो वो आया था 1200 Ln3। और सी से ए के प्रोसेस में वर्क डन जो आया था वो कितना आया था, -800 आर के बराबर आया था। तो अगर टोटल वर्क निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 1200 आर Ln3 -800 आर के बराबर। तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारे पास वर्क डन बाय द इंजन इन ईच साइकिल आ गया। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे को एफिशिएंसी बतानी हो तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आउटपुट जो है दैट इज ओवरऑल जो वर्क जो इंजन ने किया डिवाइडेड बाय क्यू पॉजिटिव, है ना, जो हीट इसने एब्जॉर्ब की, जिसके लिए हम लोग है ना खर्च कर रहे हैं।
तो एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन क्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्क डन को क्या लिखा जा सकता है, वर्क डन है ना, वर्क डन हो जाएगा 1200 आर ln 3 माइनस 800 आर के बराबर, और इसे हमें डिवाइड करना होगा किसके साथ, क्यू पॉजिटिव, दैट इज 1200 आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ln 3 से। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आर तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि हर जगह से कैंसिल आउट हो जा रहा है, साथ ही साथ ये दो जीरो भी हर जगह से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो ये कितना बच गया, अच्छा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये बच गया 3 ln 3 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ln 3 के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने ln 3 की जो वैल्यू है दैट इज 1.09, उसको यहाँ पर है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट कर दिया है। अब चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ये देखिए बच्चों सॉल्व करने पर आ जा रहा है 1.27 अपॉन 6.27, जो कि एक्चुअल में आ रहा है 0.20 के बराबर। मतलब जो परसेंटेज एफिशिएंसी हम लोग कह सकते हैं वो कितनी है, 20% है। ठीक है, तो अब बच्चों अगर हम लोग सवाल के तीसरे पार्ट में आ जाएं तो इसमें हमसे बोला गया था कि कंपेयर दिस इंजन एफिशिएंसी विद द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी अटेनेबल विद द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर्स यूज्ड बाय दिस साइकिल। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हॉट रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर 600 केल्विन है और जो कोल्ड रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर 200 केल्विन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग कार्नो इंजन की एफिशिएंसी से अगर इसे कंपेयर करें है ना, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन हम लोग कितना कह सकते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस TL अपॉन TH। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस है ना, इधर कितना आ जाएगा, TL आ जाएगा 200 अपॉन TH आ जाएगा 600। तो ये कितना आ गया, तो ये देखिए आ गया 1 माइनस 1/3। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 100%। तो ये देखिए बच्चों लगभग आ जाएगा 66.7% के अराउंड। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कार्नो इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 66.7% आ रही है। इससे ज्यादा एफिशिएंट है ना कोई भी और इंजन दूसरा नहीं हो सकता है अगर हम लोग इन दोनों है ना रिजर्वॉयर्स की बात करें तो। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है द एफिशिएंसीज ऑफ रियल इंजन्स। तो बच्चों लेट एप्सिलॉन सी बी द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स, है ना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि हम लोग टू गिवन टेम्परेचर्स के बीच में ये से ऑपरेट कर रहे हैं। हियर वी प्रूव दैट नो रियल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दोज टेम्परेचर्स कैन हैव एन एफिशिएंसी ग्रेटर देन एप्सिलॉन सी। ये बात तो हम लोगों ने समझी थी कि कार्नो इंजन से ज्यादा एफिशिएंट इंजन किसी भी दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करने वाला इंजन और नहीं हो सकता है ना। लेकिन इस चीज को हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि अगर हुआ तो वो इंजन क्या करेगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायोलेट कर देगा। क्लियर है ये बात। तो मान लेते हैं बच्चों कि कोई इन्वेंटर है ना, उसने अपने गराज में क्या करा, उसने अपने गराज में एक इंजन एक्स को कंस्ट्रक्ट करा और वो कह रही है कि उस इंजन एक्स की जो एफिशिएंसी है दैट इज एप्सिलॉन एक्स, वो एप्सिलॉन सी से ज्यादा है, मतलब कार्नो इंजन की है ना, कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी उससे ज्यादा है। तो क्लेम क्या है कि एप्सिलॉन एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन सी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर इस औरत को डिसअप्रूव करने वाले हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए बच्चों इसे प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है, लेट अस कपल इंजन एक्स टू अ कार्नो रेफ्रिजरेटर, जैसा कि हम लोग नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, जो इंजन एक्स है उसे कार्नो रेफ्रिजरेटर के साथ कपल कर दिया गया है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंजन ने वर्क कितना करा, W, और इस वर्क का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कार्नो रेफ्रिजरेटर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में काम हो इसलिए हमने क्या करा, वी एडजस्ट द स्ट्रोक्स ऑफ द कार्नो रेफ्रिजरेटर सो दैट द वर्क इट रिक्वायर्स पर साइकिल इज जस्ट इक्वल टू दैट प्रोवाइडेड बाय इंजन एक्स। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन और बाय द कॉम्बिनेशन इंजन प्लस रेफ्रिजरेटर व्हिच वी टेक एज आवर सिस्टम, है ना, हम लोगों ने इसे सिस्टम कंसीडर किया है। ऑलराइट, तो बच्चों जैसा कि हम लोग ऊपर इक्वेशन देख पा रहे थे है ना,
इस इक्वेशन में हम लोग क्या देख पा रहे थे कि एप्सिलॉन एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन सी, जो कि क्लेम था। तो अगर ये ट्रू है तो हम लोग एफिशिएंसी की डेफिनेशन जानते हैं, है ना, वो क्या है, आउटपुट अपॉन व्हाट वी पे फॉर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द इंजन जो है ना, ये क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन सी है तो एप्सिलॉन एक्स जो है ना, वो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वो है वर्क डन अपॉन क्यू एच प्राइम, है ना। यहाँ पर प्राइम क्या रेफर कर रहा है, इंजन एक्स के बारे में रेफर कर रहा है। और जो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, वो क्या बता रहा है, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नो रेफ्रिजरेटर व्हेन इट ऑपरेट्स एज एन इंजन, है ना। हम लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर इंजन बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट होते हैं, है ना। तो अगर ये उल्टे तरीके से काम करेगा तो ये कार्नो इंजन बन जाएगा। तो उस केस में एफिशिएंसी कितनी आएगी, मॉड ऑफ डब्ल्यू अपॉन मॉड ऑफ क्यू एच, है ना। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर है ना, उसका रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा होगा, मतलब मॉड ऑफ क्यू एच शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ क्यू एच डैश। तो यहां पर देखिए बच्चों, क्यू एच का मॉड का मतलब क्या हुआ, क्यू एच के मॉड का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो कार्नो रेफ्रिजरेटर है ना, ये एक्चुअली कितनी हीट जो है वो एक्सपेल कर रहा है, ये मॉड ऑफ क्यू एच है। इस डायग्राम में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। और मॉड ऑफ क्यू एच डैश जो है उसका मतलब क्या हो गया कि ये इंजन जो है कितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, इस बात में हमारे को क्लैरिटी है कि वर्क डन बाय इंजन एक्स वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, वर्क डन ऑन दी कार्नो रेफ्रिजरेटर, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने सिंक्रोनाइज किया था। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ क्यू एच माइनस मॉड ऑफ क्यू एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू एच प्राइम माइनस मॉड ऑफ क्यू एल प्राइम। इस स्टेटमेंट को बच्चों बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मॉड ऑफ क्यू एच प्राइम जो है ना, वही एक्चुअली दो चीजों में टूटा है। एक तो मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस मॉड ऑफ क्यू एल प्राइम, है ना। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कार्नो रेफ्रिजरेटर के केस में देख सकते हैं कि मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस मॉड ऑफ क्यू एल ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ क्यू एच के बराबर। तो यहीं से हमारे पास ये वाला रिलेशन आया, है ना, कि मॉड ऑफ क्यू एच माइनस मॉड ऑफ क्यू एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू एच डैश माइनस मॉड ऑफ क्यू एल डैश, विच वी कैन राइट एज, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ क्यू एच माइनस मॉड ऑफ क्यू एच प्राइम इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू एल माइनस मॉड ऑफ क्यू एल प्राइम, जिसको मैं क्यू कह देता हूँ। ठीक है, ये जो डिफरेंस है जस्ट बिकॉज कि ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, हम लोगों ने देखिए यहाँ पर ऊपर देखा था कि मॉड ऑफ क्यू एच इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ क्यू एच प्राइम। तो देखिए बच्चों, अगर मॉड ऑफ क्यू एच ज्यादा है मॉड ऑफ क्यू एच प्राइम से, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है इट हैज टू बी पॉजिटिव, तो उसे हम लोगों ने क्यू कॉल कर दिया। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, जो चीजें अभी हम लोगों ने इक्वेशन में देखी उसको अगर हम लोग इस डायग्राम में इंप्लीमेंट करें तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मॉड ऑफ क्यू एच ये क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू मॉड ऑफ क्यू एच प्राइम से। तो ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट वाले डायग्राम में कि ये जो हॉट रिजर्वॉयर है ना, तो इससे क्यू एच प्राइम जो हीट है वो क्या हो रही है, ये इंजन में जा रही है। और जो रेफ्रिजरेटर है उससे क्यू एच का मॉड है ना, इतनी हीट जो है वो रिजर्वॉयर में जा रही है इस रेफ्रिजरेटर से। तो जस्ट बिकॉज कि क्यू एच का मॉड जो है वो ज्यादा है क्यू एच प्राइम के मॉड से, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेट जो है क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो है ना हॉट रिजर्वॉयर में एंटर कर रही है। और साथ ही साथ यही चीज हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लो टेम्परेचर वाला रिजर्वॉयर है, इससे ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि इफेक्टिवली कितनी एनर्जी जो है वो निकल रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यू एनर्जी जो है वो इस लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर से निकल करके इस रेफ्रिजरेटर में जा रही है ना। इसे हम लोग एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर की तरह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो इफेक्टिवली जो एक सिस्टम बना है ना, ये जो इफेक्टिवली एक सिस्टम बना है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर से क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकल रही है। और वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है हॉट रिजर्वॉयर में, है ना। तो बिना किसी वर्क के रिक्वायरमेंट के, है ना, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो कोल्ड बॉडी है उससे एनर्जी निकल करके किधर जा रही है, हॉट बॉडी की तरफ। ठीक है, तो यही बातें देखिए बच्चों यहाँ पर लिखिए कि कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन with figure shows that the net effect of engine X and Carnot refrigerator working in combination is to transfer कितना amount of energy, Q amount of energy as heat from a low temperature reservoir to a high temperature reservoir
विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, है ना। तो ये तो बहुत जबरदस्त वायलेशन हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, क्योंकि ये एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बन गया। तो इस वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ वन और मोर ऑफ आवर assumptions। जो assumptions हमने लिए उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एंड इट कैन बी ओनली इक्वेशन 2017। आइए देखते हैं ये इक्वेशन कौन सी थी। तो ये देखिए बच्चों, ये इक्वेशन थी ये वाली, है ना, कि जो क्लेम था कि एफिशिएंसी ऑफ दिस, है ना, ये जो इंजन जो इस औरत ने इन्वेंट करा था, उसकी एफिशिएंसी जो है उन्होंने कहा था कि कार्नो इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होगी। तो ये क्लेम जो है इसका मतलब गलत था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट नो रियल इंजन कैन हैव एन एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ कार्नो इंजन विद व्हेन बोथ इंजन्स वर्क between the same two temperatures, ठीक है। At most the real engine can have an efficiency equal to that of a Carnot engine. In that case the real engine is a Carnot engine। क्लियर है ये बात? तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चौथा लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स का वो पूरी तरीके से खत्म होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऑल राइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।